इसी आज का टॉपिक है डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तो मांग और आपूर्ति, कोई भी वस्तु जब तक वो कहीं रखा हुआ है तब तक उसकी कोई जब जब बाजार में वो प्रिपेयर्ड होके आता है ना, तब उसका महत्व बढ़ जाता है। क्या लोग ऐसा फील किए हो कि नहीं? कि बाजार में आने के बाद किसी वस्तु का डिमांड क्यों हो जाता है, मांग क्यों हो जाता है, प्रिपेयर्ड होता है। और जो व्यक्ति उस वस्तु को बाजार में प्रिपेयर्ड करके लाता है, वो बाजार के हिसाब से लाता है, उसको खूबसूरत बनाता है, अच्छा पैकेजिंग करता है, प्रचार प्रसार का काम करता है। और फिर ये सब करने के बाद उसे अधिक मुनाफा कमाए, इस हिसाब से प्राइसिंग करता है। तो किसी भी वस्तु का बाजार में मान लो अगर डिमांड अधिक है तो सप्लाई अधिक करना होगा। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई पर असर होने लगता है। क्यों असर होने लगता है? वस्तु की कीमत दो कारणों से बढ़ता और घटता है ना। और डिमांड भी उसी पर डिपेंड करता है। अब वस्तु किस प्रकार का है ये भी देखना पड़ता है। कुछ वस्तु महंगे होने के बावजूद भी उसका डिमांड बरकरार रहता है। डिमांड बरकरार रहता है तो वहां पर बिचौलिए या बिजनेसमैन क्या करता है, स्टॉक ज्यादा करने लगता है। सामान का स्टॉक ज्यादा करके मार्केट में कम देता है। डिमांड में अधिक है, मार्केट में कम देता है। लोग सोचता है फिर मिलेगा नहीं, जो मिल रहा है प्राइस पे ले लेते हैं। तो इकोनॉमी को ये डिमांड और सप्लाई बहुत प्रभावित करता है। इसलिए डिमांड और सप्लाई पर सरकार, खास करके जो वस्तु भरण पोषण से जुड़ा हुआ है उसकी निगरानी सरकार को करनी होती है। हाँ, आरबीआई भी कहती है उसकी निगरानी नहीं कीजिएगा तो फिर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मांग का जो रेखा होता है वो लोचदार कब होता है? जब उस किसी वस्तु का प्राइस जैसे बढ़ता है ना तो डिमांड घटता है ना। तो जो डिमांड वाली रेखा है ना वो ऊपर नहीं जाके नीचे की ओर आ जाएगा। फिर सप्लाई चेन देखा जाता है कि इस प्रकार के वस्तु का क्या बाजार में उपलब्धता अधिक होने के बाद भी दाम अधिक है, क्या कारण है, या ये महंगी वस्तु ही है। ये सब जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बेसिस पर। लेकिन जो थ्योरी होता है ना, वो थ्योरी जो है कई देशों के सर्वे के आधार पर वो थ्योरी को मान्यता मिलती है। जैसे हम लोग किसी चीज के बारे में कोई थ्योरी डिमांड और सप्लाई के बारे में दें तो सिर्फ एक देश के या एक वस्तु को लेकर के ये नहीं होती। उसमें कई ऐसे कमोडिटी होता है जो देखा जाता है कि बाजार में ये प्रीपेड होने के बाद जब आया है, आने के बाद किस तरह से इसकी मांग बढ़ी है, फिर इसकी सप्लाई का क्या चेन है। किसी वस्तु का कभी बहुत डिमांड हो जाता है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहते हैं, सप्लाई का कोई बेहतर चेन नहीं बना रहता है, तो फिर उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। जैसे अपने यहाँ देखो प्याज है, बराबर दाम बढ़ जाती है। अभी खाद्य तेल का दाम बढ़ा हुआ है तो निश्चित है उसके उत्पादन जिस हिसाब से हमारे यहाँ उसका डिमांड है उस हिसाब से उत्पादन नहीं हुआ होगा निश्चित तौर पे। और उत्पादन हुआ या कालाबाजारी किसी ने इसको स्टॉक कर लिया है तो उसकी निगरानी करनी होती है। तो ये डिमांड की चीजें हर घर में कुछ ना कुछ मात्रा में होता था। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, अगर वो देखता है कि ये चीज तो नीड है, इसकी प्राइस भाग रहा है, तो व्यक्ति अपने उस वस्तु की खपत को कम कर देती है। तब भी मांग की लोच रेखा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। डिमांड यानी कि इसका डिमांड होते हुए भी हम डिमांड अब नहीं कर रहे, क्यों? हमने अपने खर्च को ही कम कर दिया। इसलिए ये लोचदार भी होती है और बेलोचदार भी होती है। कभी कभी जो है ये नीचे की और इसके जो मांग का रेखा है और डिमांड का रेखा और सप्लाई चेन के बराबर ही चली जाती है। तो ये देखा जाता है परिस्थिति कैसा है और किस जगह पर ये हो रहा है। ठीक है, ऊपर में हेडिंग दोगे मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, लिखो मांग खरीदारों द्वारा मांग, खरीदारों द्वारा मांग, खरीदारों द्वारा
वांछित या चाही गई वस्तुओं और चाही गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की ओर संकेत करती है। जो मात्रा मांगी जाती है, जो मात्रा मांगी जाती है वह एक उत्पाद की कुल मात्रा होती है। वह एक उत्पाद की कुल मात्रा होती है। जो लोग, लिख रहे हो मनीष? ठीक है। जो लोग एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। जो लोग एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। फुल स्टॉप। कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को मांग संबंध के नाम से मांग संबंध के नाम से जाना जाता है। कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को मांग संबंध के नाम से जाना जाता है। मांग का नियम बताता है कि जैसे ही एक उत्पाद की कीमत बढ़ती है, एक उत्पाद की कीमत बढ़ती है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए घटती है। बढ़ती है या घटती है, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? घटती है। वैसे ही मांगे गए उत्पाद की मात्रा घट जाएगी।
वैसे ही मांगे गए उत्पाद की मात्रा घट जाएगी। और ब्रैकेट में लिख दीजिए बढ़ जाएगी। अब डिपेंड करता है कि वस्तु किस प्रकार का है, क्या डिमांड है। जो डिमांड में है उत्पाद की, जैसे कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, वैसे उसका मांग की मात्रा घट जाती है। और जैसे ही फिर वो कम होती है दाम, तो फिर बढ़ जाएगी, उसका डिमांड बढ़ जाएगा बाजार में। ये मांग का एक डेफिनेशन हुआ, मोटा मोटी मांग क्या है। अब फिर स्टार देके लिखिए पैराग्राफ चिन्ह में, पूर्ति, डिमांड। लिखिए पूर्ति। यह दर्शाती है कि पूर्ति, पूर्ति लिखिए हेडिंग मनीष। हाँ, पूर्ति यह दर्शाती है कि बाजार कितना दे सकता है, बाजार कितना दे सकता है। पूर्ति की मात्रा वस्तु की एक पूर्ति जो वस्तु है उसकी मात्रा, पूर्ति डिमांड का जो मात्रा है, आपका डिमांड का होगा ना, हम 1 किलो खरीदेंगे, डिमांड मेरा है कि 5 किलो है कि 10 किलो घी है कि 5 किलो चावल है, तो पूर्ति की मात्रा वही ना हुआ। समझ गए धर्मेंद्र? जैसे कोई चीज खरीदने जाते हैं तो मन में बैठाते हैं ना कि कितना चाहिए, क्या मेरा डिमांड है, नहीं। और वहां जाते हैं कि दाम देखते हैं घटा बढ़ा, ज्यादा बढ़ गया है, अरे पैसे कम है, आगे भी चलना है, तो आप अपनी मात्रा घटा देते हैं, लगता है ना सस्ता है ले लो, कल फिर कौन आता है, थोड़ा अधिक ही ले लो, सस्ते मिल रहे हैं। यही है पूर्ति की मात्रा वस्तु की एक निश्चित कुल मात्रा की ओर संकेत करती है, कुल मात्रा की ओर संकेत करती है। जिस पर उत्पादक एक निश्चित कीमत मिलने पर, जिस पर उत्पादक एक निश्चित कीमत मिलने पर आपूर्ति करते हैं, आपूर्ति करते हैं। आपूर्ति करते हैं, फुल स्टॉप। पराराग चेंज कीजिए, लिखिए पूर्ति और बाजार में, पूर्ति और बाजार में पूर्ति और बाजार में समान यानी वस्तुओं, पूर्ति और बाजार में वस्तुओं और आपूर्ति की मात्रा के बीच, पूर्ति और बाजार में वस्तुओं और आपूर्ति की मात्रा के बीच के पारस्परिक संबंध को पूर्ति संबंध के नाम से जाना जाता है, पूर्ति संबंध के नाम से
जाना जाता है। पूर्ति संबंध के नाम से जाना जाता है। पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम बताता है कि, पूर्ति का नियम बताता है कि जैसे ही एक वस्तु की कीमत, जैसे ही एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, बढ़ती है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा घटती है, जहां बढ़ती है लिखे वहीं ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, घटती है, वैसे ही वस्तु की आपूर्ति की मात्रा, वैसे ही वस्तु की आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, वस्तु की आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा घट जाएगी, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, घट जाएगी। हाँ, एग्जाम्पल में होता है, जैसे आप देखिए कि अभी ठंडे के समय में अंडे का डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो दाम बढ़ा हुआ भी रहता है, तो तब भी वो उसका डिमांड रहता ही रहता है, और कभी गर्मी आ जाए और अंडा का दाम थोड़ा भी बढ़ जाए तो डिमांड क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि अभी लोगों का डिमांड है, अभी प्राइस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लोग अपने स्वास्थ्य को दे देंगे। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि वस्तु कौन सा है, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि छठ दीपावली के समय आता है तो देखिएगा कि नॉनवेज का प्राइस, प्याज लहसुन का प्राइस थोड़ा गिरेगा, क्योंकि लोग में इसका डिमांड नहीं रहता उस बीच में। तो जैसे ही डिमांड नहीं रहेगा तो बिजनेसमैन चाहेगा ना कि कम से कम हमारा मार्केट में मेरा कैपिटल थोड़ा रन करता रहे, इसीलिए थोड़ा पैसे मुनाफा कम करके भी जो है इसको बाजार में हम निकालें, तो प्राइस कम कर देता है। इसीलिए ये घट जाएगी बढ़ जाएगी ये चलते रहता है, ठीक है। बारीकी का चीज है, अर्थशास्त्र बहुत बारीक विषय है, और अर्थशास्त्र एक ऐसा है, जैसे बहुत सारे वस्तु का दाम, जैसे मोबाइल का दाम, मान लीजिए अगर किसी कंपनी का मोबाइल लेते हैं तो जो पटना में प्राइस रहेगा वही सहरसा में प्राइस रहेगा, ठीक है, कंपनी प्राइस में फर्क नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन खाने पीने की वस्तु आप रूरल सेक्टर में देखिएगा कि सस्ते में मिल रहा है साग सब्जी, और जैसे ही शहरी सेक्टर में आएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद कम है और डिमांड ज्यादा है, ज्यादातर लोग खरीद के ही खाते हैं, ज्यादातर की सब लोग, इसीलिए ये डिफरेंस। तो अर्थशास्त्र में जो बाजार के स्तर पर, वस्तु के स्तर पर बहुत सारा उलटफेर देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे के आधार पर जो वस्तु इस तरह के हैं, खाने पीने की चीज जो सीजनल नहीं होते हैं, 12 महीना चलता है, उसके आधार पर जो है थ्योरी को मान्यता मिलता है, ठीक है। अब लिखिए कीमत, हेडिंग दीजिए कीमत, दाम। क्योंकि कीमत, इस दोनों के बीच में कीमत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब बार्टर सिस्टम तो नहीं है, अब तो किसी भी चीज की कीमत से ना उसके वैल्यू होती है। देखिए कीमत रुपये की वह मात्रा या राशि है, कीमत रुपये की वह मात्रा या राशि है जो जो
दिए गए उत्पाद और सेवा को, जो दिए गए उत्पाद और सेवा को कीमत रुपये की वह मात्रा या राशि है जो दिए गए उत्पाद और सेवा को प्राप्त करने के लिए चुकाई जाती है। को प्राप्त करने के लिए चुकाई जाती है। कीमत तंत्र, कीमत यानी प्राइस, कीमत तंत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि, इस सिद्धांत पर आधारित है कि केवल कीमत का स्वतंत्र रूप से, केवल कीमत का स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होने की, केवल कीमत का स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होने की अनुमति देकर ही, अनुमति देकर ही स्थानांतरित होने की अनुमति, अनुमति जो देते हैं, अनुमति देकर ही किसी भी दी गई वस्तु की, किसी भी दी गई वस्तु की पूर्ति, किसी भी दी गई वस्तु की पूर्ति मांग के बराबर होगी, मांग के बराबर होगी, मांग के बराबर होगी। मांग के बराबर होगी। यदि पूर्ति, यदि पूर्ति अत्यधिक है तो, यानी सप्लाई अत्यधिक है तो, अगर पूर्ति अत्यधिक है तो कीमतें कम होगी, कीमतें क्या होगी? कम होगी। कीमतें कम होगी जिससे उत्पादन कम कर दिया जाएगा, जिससे उत्पादन कम कर दिया जाएगा, जिससे उत्पादन कम कर दिया जाएगा और इस कारण, और इस कारण कीमतें तब तक बढ़ेंगी, और इस कारण कीमतें तब तक बढ़ेंगी जब तक कि, जब तक कि मांग और आपूर्ति में, जब तक कि मांग और आपूर्ति में संतुलन ना हो जाए, जब तक कि मांग और आपूर्ति में संतुलन ना हो जाए। फुल स्टॉप। इसी प्रकार, इसी प्रकार से यदि
इसी प्रकार से यदि पूर्ति अपर्याप्त है तो, इसी प्रकार से यदि पूर्ति अपर्याप्त है तो पूर्ति अपर्याप्त है तो कीमतें ज्यादा रहेंगी, कीमतें ज्यादा रहेंगी, जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा, और इस कारण कीमतें ज्यादा तब घटेंगी जब तक कि मांग और पूर्ति में लिख लिया कि मांग और पूर्ति में संतुलन ना हो जाए। धर्मेंद्र, ठीक है। अब लिखो लोच, लॉ में औ का च लोच। लिखो लोच की अवधारणा, लोच मतलब जो रेखा जो होते हैं ना, वो जब कीमत बढ़ेगा तो ऊपर उठेगा, घटेगा तो नीचे जाएगा, उसी को लोच कहते हैं, फोल्ड कहते हैं ना। जैसे कोई वस्तु लोचदार होता है तो लोचदार का मतलब कि वस्तु ऊपर नीचा नहीं हो रहा है, वस्तु की प्राइस डिमांड, मांग और सप्लाई क्या हो रहा है, उठ घट रहा है, बढ़ रहा है, यही ना लिखा है उधर। तो वस्तु की मांग कब बढ़ रही है, वस्तु की डिमांड कर रहा है, वस्तु कैसे, उसको संतुलन करने के लिए बाजार में उसके या तो उत्पादन को घटा दिया जाता है या उसके प्राइस को संतुलन करने के लिए उसके उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है जब डिमांड में रहता है। जैसे अपने यहाँ बफर स्टॉक जो होता है, बाजार से सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज खरीदती है, पता है सबको? मनीष, पुष्पा, हाँ लगता है पुष्पा नहीं है। मनीष, ये धर्मेंद्र, कोई आवाज नहीं दे रहा उधर से, केवल अकेले मनीष तुम हो? अच्छा, धर्मेंद्र तो आया। तो ये एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार कोई वस्तु क्यों खरीदती है? इसीलिए खरीदती है कि एक तो हमारे किसान जो उत्पादन करते हैं उसको इतना प्राइस मिलना चाहिए, तो फिर उसका गुजरे भत्ता की समस्या हो जाएगी, क्योंकि किसान कुछ चीज उत्पादन करती है तो कुछ चीज खरीद के भी खाती है, इसीलिए उसको उसके उत्पादन का एक वो प्राइस, उसको कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज को खरीद के सरकार बाजार में नहीं छोड़ती है, तो फिर बाजार में क्या हो जाएगा, उसका डिमांड खत्म हो जाएगा, उसको बफर स्टॉक में रखती है कि कभी बाढ़ सूखा आए तो वहां पर भेजेंगे, या देश विदेश को किसी को जरूरत होगा तो उसको देंगे, और नहीं तो उसको पीडीएस की दुकान में भेजती है सरकार, जहां
मुफ्त की अनाज या कम प्राइस में 2-3 रुपए किलो जो फूड सिक्योरिटी के तहत लोगों को अनाज देती है उसमें देती है, क्योंकि ये अनाज खराब हो जा रहा था। सरकार को रखने में भी खर्च, पैसा से खरीदा भी, दो नुकसान, और तीसरा कि उसको कीड़े मक्खर खा जाए, उसको रख रखाव में काफी गवर्नमेंट को एक्सपेंस। इसीलिए सरकार ने देखा इसको साल दर साल रखते जाएंगे तो सड़ जाएगा, फिर समुद्र में फेंको, इसको डैम्प करो, ये समझ। इसीलिए कम प्राइस पर लोगों में वितरित ही कर दिया जाए जिन लोगों के पास खाद्यान्न की कमी है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होती। खुले बाजार, ये सरकार खुले बाजार में अनाज को क्यों छोड़ना चाहती है? उसका मूल कारण है ये बफर स्टॉक नहीं रखना चाहती है। सोचती है कि हमको जब जरूरत पड़ेगा बाट सुखाड़ या गरीब को देने के लिए तो मैं पैसा दे दूंगा, खुले बाजार से खरीद ले। ये रखने का झंझट, ये बफर स्टॉक, ये एफसीआई का झंझट में क्यों रखूं? जब मुझे जरूरत होगा तो देखा जाएगा, मैं पैसे बांट दूंगा, उससे लोग खरीद लेंगे बाजार में, जिस हिसाब से प्राइस रहेगा उस हिसाब से पैसे लोगों में बांट दूंगा। तो साल दर साल जो लाखों करोड़ों रुपये की नुकसान इसको रख रखाव में होती है, उतने आदमी को सैलरी देना पड़ता है, वो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत जैसे देशों में बफर स्टॉक तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, क्योंकि कुछ ना कुछ भाग में बाढ़ सूखा आता ही आता है। इसीलिए तो सरकार बफर स्टॉक को छोटा करना चाहती है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार बहुत ज्यादा नहीं खरीदना चाहती है, और किसान अपने हित के लिए चाहती है कि मेरी जो उपज है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा ही जाए। और सरकार चाहती है कि अनाज का अपने यहाँ सरप्लस उत्पादन है तो दलहन और तेलहन हमारे पास कम है खपत के हिसाब से उत्पादन, तो दलहन, तेलहन, साग, सब्जी, फल, इसकी उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुले मार्केट में इसके अधिक डिमांड है, ओपन मार्केट में एमएसपी से ज्यादा रेटों में बिकेगी, और लोगों को जो है मतलब आर्थिक जब उसकी उन्नति किसी काम को करने से होने लगी तो उसके प्रति उसका रुचि भी बढ़ेगा। तो सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो लोगों को ही अल्टीमेट बेनिफिट होगा, लेकिन लोग क्या है कि राजनीति से प्रभावित होकर इन सब चीजों का विरोध करता है, बारीकी से नहीं सोचता है। ठीक है, तो लोच क्या होता है? लोच वस्तु का लोच। वस्तु किस प्रकार का है? वस्तु का दाम हरदम ऊपर नीचे घटता है तो लोचदार होगा, थोड़ा कम घटता है तो बेलोचदार, एकदम नहीं घटता है दाम, है ना, बढ़ा ही रहता है तो बेलोचदार होगा। यानी कभी ये वस्तु जो हरदम टाइट ही रहता है, जैसे सोना के बारे में क्या देखो, जब बराबर वो बढ़ते ही चला जाता है, नहीं कभी आज से 10 साल पहले जो सोना का कीमत था उससे ज्यादा अभी है, ये रहता है कि नहीं आज से जो 5 साल पहले था उससे तो कम है, इसका मतलब है कि ये लोचदार वस्तु है। और खाने पीने का चीज देखो कि जब न्यू होता है, नए सीजन में आता है तो महंगा 80 रुपए किलो को भी रहता है, 100 रुपये रहता है, और जैसे उसका सीजन आ गया 10-20 रुपए किलो हो जाते हैं। ये वस्तु लोचदार है। ठीक है, लोच मतलब समझ गए? लोच लिखो, लोच की अवधारणा, लोच की अवधारणा ये क्रेता विक्रेता से डिपेंड करता है। लोच की अवधारणा एक क्रेता या विक्रेता की, एक क्रेता या विक्रेता की एक प्रमुख निर्धारक लोच की अवधारणा एक क्रेता या विक्रेता की एक प्रमुख निर्धारक विशेष रूप से कीमत में बदलाव में, विशेष रूप से कीमत में बदलाव में अनुक्रियाशीलता की मात्रा को, कीमत में बदलाव में अनुक्रियाशीलता की मात्रा को मापने या मापने को लेकर, मापने या मापने को लेकर प्रायोजित है, प्रायोजित है प्रायोजित है या
प्रायोजित है या लोच मांगी गई मात्रा या लोच मांगी गई मात्रा आपूर्ति मांगी गई मात्रा ऑब्लिक आपूर्ति की मात्रा और कीमत में संबंधित परिवर्तन का एक अनुपात है। और कीमत में संबंधित परिवर्तन का एक अनुपात है। यहां तक लिख लिए सब। संबंधित परिवर्तन का एक अनुपात है। मनीष, हाँ, अब बोर्ड पर हम कुछ इसका जो है अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लोच फर्स्ट, लोच देके हैपन देके 1 लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए कीमत निर्धारक। ये दिख रहा है मनीष? लिखे लोच एक कीमत निर्धारक है। लोच एक कीमत निर्धारक है। उल्टा है क्या उस पर? लोच एक कीमत निर्धारक है। नहीं पता चल रहा है क्या? थोड़ा बड़ा लिखेंगे। इसका भी आवाज बढ़ाइए, तो उधर से बोलता है तो हम भी नहीं सुनते। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं नेक्स्ट से। पहले ये लिख लो तुम। लोच 1 कीमत निर्धारक है, ब्रैकेट में लिखना। लोच 1 लिखो, लॉ में होगा लोच हाइफन देके 1 लिखो और ब्रैकेट में लिखो कीमत निर्धारक है। कीमत निर्धारक है। हाँ, बड़ा हम लिखते हैं। लोचदार, ये दिख रहा है अभी जो लिखे हैं? ठीक है, लोचदार लिखो। लोचदार यहां लिखो कीमत। यहां लिखो कीमत, इधर कीमत, कीमत। ठीक है, इसके नीचे लिखो एरो का निशान देके मांग। अब देखो यहां पर क्या है
कीमत जैसे इंक्रीज करता है ना, तो मांग क्या होता है, तुरंत डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर यहां लिखो कीमत, यहां लिखते हैं मांग। देखो कीमत इंक्रीज किया तो मांग क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। कीमत जैसे ही इंक्रीज करेगा तो मांग क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये लोचदार वस्तु में होता है। ये किस में होता है, लोचदार जो वस्तु होते हैं। हाँ, दोनों एक ही चीज है, केवल हम दिखाए हैं कि कीमत मांग की आपको, या मतलब इसको किसी तरह से भी आप दे सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, कीमत बढ़ रहा है दोनों वस्तु का, तो दोनों वस्तु का डिमांड क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो बाजार में बराबर जब देखते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत, खाने पीने की, अगर मान लीजिए कि गोभी जब 80 रुपए किलो होते तो हर कोई 2 किलो 1 किलो नहीं खरीदता है, कोई 250 लेता है, कोई आधा केजी लेता है। जैसे ही प्राइस घटता है तो फिर क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है, तब लोग 2 किलो 1 किलो लेने लगते हैं। हाँ, दोनों एक ही चीज है। अब क्या है, ये लिख लिए, इतना कंप्लीट हो गया पुष्पा। हाँ, अब लिखिए यहां पर इसी तरह से मांग, मांग क्रेता प्रतिक्रिया। क्रेता मतलब समझ रहे हैं, क्रेता प्रतिक्रिया, क्रेता प्रतिक्रिया ये स्थिर है। आपूर्ति की मात्रा आपूर्ति की मात्रा किसी भी कीमत पर समान है, किसी भी कीमत पर समान है, समान है। यानी कहने का क्या है कि आपूर्ति की मात्रा किसी भी कीमत पर समान है। अगर क्रेता की प्रतिक्रिया, यानी क्रेता जो है वो अगर दाम बढ़ भी रहा है किसी भी, कभी कभी, या घट भी रहा है, अगर क्रेता, अगर खरीदने वाले अगर स्थिर है, वो मार्केट के फंक्शन को अगर समझ रहा है, तो क्या होता है, आपूर्ति की मात्रा किसी भी कीमत पर समान ही रहती है ना। कि कुछ वस्तु के डिमांड होने के बावजूद भी, जैसे ज्वेलरी का कीमत बढ़ता है, जैसे ज्वेलरी का कीमत कंटिन्यू बढ़ा, लेकिन फिर भी उसकी खरीदारी में, खपत में, इन्वेस्टमेंट में कोरोना काल में भी वृद्धि हुई। यानी कि एक क्लास को, जिसको पैसे फिक्स रूप में आते हैं, सैलरी के रूप में, तो उसके अन्य वस्तु में तो खर्च घट, मतलब कम हुआ, क्योंकि बाहर नहीं निकलना है, घूमने नहीं जाना है, बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, तो खरीद के वस्तु जो खाना है उस पर वो सचेत से रहा, बाहर कम निकला तो उसी हिसाब से खरीदा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लोग हुआ, ऑनलाइन उसकी खरीदारी लोग ज्यादा किया उन सब चीजों का, है ना। इसीलिए बड़े आदमी के, अमीर आदमियों की पूंजी में वृद्धि हुई। ये लिखे, मांग क्रेता प्रतिक्रिया अगर स्थिर भी है तब भी आपूर्ति की मात्रा किसी भी कीमत पर क्या होती है, तब समान होती है, स्थिर। आपूर्ति की मात्रा जो है वो स्थिर है, लेकिन आपूर्ति की मात्रा किसी भी कीमत पर समान होती है।
अब लिखिए लोच 2, ये लोच 1 था, अब लोच 2 लिखिए। लोच 2, ऊपर में हेडिंग दीजिए लोच 2। लोच 2 यानी ये पूर्ति निर्धारक है। लोच 2 क्या है? पूर्ति निर्धारक है। पूर्ति निर्धारक, पूर्ति निर्धारक है। लोच 2 पूर्ति निर्धारक है। अब यहां पर लिखिए कीमत। देखिए कीमत है, एक मिनट, सबसे पहले लिखना होगा यहां लोचदार। लोचदार, अब लोचदार है कीमत। कीमत बढ़ रहा है वस्तु का, कीमत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पूर्ति जो है यहां पर, यानी कि पूर्ति भी बढ़ रहा है। जैसे वहां पर क्या हुआ था, कीमत बढ़ने के साथ जो है वो डिमांड क्या हो जा रहा था? घट जा रहा था। यहां पर देखिए कीमत बढ़ रहा है लेकिन पूर्ति फिर भी जो है बढ़ ही रहा है, यानी कि डिमांड जो है इसका नहीं घटा है, इसका जो सप्लाई है वो नहीं घटा है, क्योंकि मार्केट में इसका मतलब इसका डिमांड है। ये वस्तु घटबर भी होता है तो डिमांड में है, यानी कि ये लोचदार वस्तु है। ये क्या, कौन सा वस्तु हो गया? किससे इफेक्ट नहीं पड़ता है? जैसे मैंने बताया ना कि सोना का दाम बढ़ता चला गया लेकिन फिर भी उसका मार्केट में डिमांड नहीं घटा, क्योंकि एक क्लास के पास, जिसके पास पैसा है, वो गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड में इन्वेस्ट ज्यादा किया, कि देखा कि ये इन्वेस्टमेंट, जैसे जमीन की डिमांड कभी नहीं कम होती है, तो उसका एक कारण है कि जनसंख्या बढ़ती जाती है और आधुनिक विकास के लिए जमीन चाहिए, तो एक तो सरकार ले लेती है और दूसरा कि जनसंख्या जो बढ़ते जाते तो रहेगा कहाँ? आकाश में रहेगा। अभी तो मान लीजिए मंगल, बृहस्पति या चांद जो है वो रहने लायक बना नहीं है, तो इसीलिए रहना तो पृथ्वी पर ही है क्या, इसीलिए इसकी डिमांड, जमीन का डिमांड कभी नहीं घटेगा। तो ये लोचदार है। ये क्या है? कीमत कितना भी अधिक क्यों नहीं हो, हाँ खरीदार मिल जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक है, डिमांड उसकी अधिक है। ठीक है पुष्पा? लोच 1 में आप देखें कि जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ा तो डिमांड घट गया। इसमें क्या देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ रहा है फिर भी पूर्ति इसका ज्यादा हो रही है। हाँ पूर्ति बढ़ रही है, यानी फिर भी जो है डिमांड है बाजार में, है ना। उसमें जो वस्तु का जैसे दाम बढ़ा ना, वस्तु बाजार में कम आने लगे, यानी कोई स्टॉकिस्ट जो है उसको स्टॉक करने लगा अपने मार्केट के आधार पर। कभी कभी स्टॉकिस्ट को हानि भी होती है, पकड़ा भी जाते हैं, या वस्तु एकाएक आवाजाही दूसरे राज्य से सरकार मंगा ली, सस्ते दाम पर वस्तु को बेच दी, तो अब उसका स्टॉक वाले का लगता है अब तो मेरा वस्तु बिकेगा नहीं, हम तो बेकार ही अच्छे दाम पर खरीद के रखे कि महंगे में बेचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट में, शेयर में और मार्केट में जो कच्चे पदार्थ है उसमें रिस्क बहुत होते हैं। अभी एटरेंडम मान लीजिए गोल्ड का कीमत 30,000 पे आ जाए, तो जो लोग 40,000 रुपये खरीदा होगा लॉकडाउन के समय, उसकी क्या स्थिति होगी? बहुत नुकसान होगा उसको। लेकिन लोग जानता है कि गोल्ड सदैव डिमांड में है, इसीलिए भारत में डिमांड में है कि भारत में इसका जो है एक रिचुअल महत्व भी है, शुद्ध धातु के रूप में है। शादी विवाह या जितने तरह किस तरह के फंक्शन होते हैं उसमें, हाँ एसेट्स के रूप में भी कुछ ना कुछ गोल्ड हर कोई देता है एक दूसरे को, नहीं अपने फंक्शनल फैमिली जो क्लोज होते हैं वो सब, इसीलिए उसका जो है
कीमत बढ़ता है तब भी पूर्ति जो है मार्केट में बना हुआ रहता है, उसके शॉप बंद नहीं होते, उसके शॉप बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, तो अब समझ गए लोच 1 लोच 2। सर तो फिर पहले जो आप ये बताएं कि क्रेता क्रिया जो स्थिर होती है, हाँ, फिर भी कीमत जो है समान होता है, तो उसके उदाहरण में आपने सोना बताया, तो फिर ये लोच 2 में भी कोई चीज नहीं सोना दूसरे वस्तु को भी आप ले सकते हैं। सोना एक मान लीजिए कि हम लोग उस वस्तु को देखते हैं बाजार में बराबर, इसीलिए बोलते हैं। और ढेर सारा वस्तु है, जैसे बिजली की तार आप ले लीजिए या कोई बिजली का सामान ले लीजिए। जब बिजली के सामान का पहले उतनी जो है डिमांड बाजार में नहीं था कीमत अधिक होने से, क्योंकि गांव में बिजली थी ही नहीं, अपने पास पावर सप्लाई ही कम था। आज पावर सप्लाई बढ़ गया, उस वस्तु की जो भी दाम बढ़ेगी तब भी वो डिमांड में है। हम लोग पहले 10 रुपया में बल्ब खरीद के जलाते थे, अभी CFL बल्ब सरकार तो माटी एक बार 80 रुपया 70 रुपया 50 रुपया, अब जो है 100 रुपया में मिलता है। पहले CFL आया, CFL का LED बल्ब आ गया, आया है कि नहीं। या बिजली के वस्तु को भी हम ले सकते हैं। किसी चीज की जैसे ही आपका बाजार में उसकी उपलब्धता अधिक होती है और डिमांड में रहता है, लाइट को सबको जरूरत है, ठीक है ना, इसीलिए उसकी प्राइस अगर कीमत जैसे देखते हैं गवर्नमेंट जो है अब कहता है कि पहले था पोस्टपेड मीटर, अब प्रीपेड मीटर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर आया, उसके बाद प्रीपेड मीटर आ गया। नहीं पहले चार्ज करो तब बिजली आपके घर में चलेगी, मोबाइल की तरह। आप जियो को लीजिए, जियो पहले फ्री में दिया, फ्री में बात कराया, फ्री में नेट चलाने दिया, उसके 6 महीने के बाद थोड़ा सा चार्ज अप करना शुरू किया, अब करते करते अभी जो है 1.5 GB का 240-50 रुपया लेने लगा, बढ़ा दिया ना 20%। तो 20% तो किसी भी वस्तु की प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए ना, सरकार को तो ये निगरानी करनी चाहिए, लेकिन ये इतना डिमांड में है कि इसका कोई विरोध भी नहीं किया। सोने के मूल्य बढ़ता है तो कोई रोड जाम करता है क्या, लेकिन प्याज और आलू का मूल्य बढ़ेगा तो रोड जाम होगा, सरकार पर इसकी इफेक्ट होगी, सरकार की वोटिंग प्रणाली पर इफेक्ट होगी। क्यों कि वो आम व्यक्ति का चीज है। तो मोबाइल और इंटरनेट जो है, खास करके इंटरनेट लोग देखता है कि आम व्यक्ति नहीं, ये जो है जो व्यक्ति इसके पहुंच तक है वही उपयोग करता है, गरीब को इससे कोई लेना देना नहीं होता, अनपढ़ गंवार है। ठीक है, कीमत लिखे, कीमत। अब देखिए दूसरे तरफ जब ये लोच बढ़ता है तो क्या होता है, यहां पर कीमत इसका गिर जाता है। कीमत क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे कीमत गिरता है ना तो बाजार में इसकी पूर्ति भी कम हो जाती है, बाजार में इसकी पूर्ति क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। कम नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा ये इसकी कीमत गिर जाएगी। जैसे फ्री में कोई चीज जैसे एकदम कम प्राइस हो गया तो उसकी पूर्ति भी क्या हो जानी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बाजार का नियम है। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बाजार को और समाज को दोनों को बांध के रख के चलने की व्यवस्था है। लेकिन अपने देश में उतनी शिक्षा की स्तर ऊंची नहीं है, वैसा मार्केट व्यवस्था नहीं है, एक मार्केट दूसरे मार्केट से इंटरकनेक्ट नहीं है। जैसे अभी देखिए आप दुकान में किसी चीज का प्राइस पता करते हैं, तुरंत ऑनलाइन चेक करते हैं, आपको लगता है ऑनलाइन सस्ता, आप ऑनलाइन मंगाते हैं। आप ऑनलाइन मंगाते हैं कि नहीं पुष्पा? पहले ये था क्या? अगर ये पूरे दुनिया की बाजार जो है ऑनलाइन मार्केट से जुड़ जाए और बाजार में जो हम लोगों से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, 2-4 दुकान में पूछते हैं क्या आपका क्या रेट है, आपका आप कितने में देंगे। नहीं, अब क्या है कि आप घर बैठे चेक कर लेते हैं कि किस पर, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, ये पर, ऊपर कितना है पता नहीं, उस सब पर आप प्राइस देखते हैं डिफरेंट वस्तु का तुरंत, और देखते हैं जहां आपको सस्ता और बेहतर वस्तु मिलता है वहां आप चले जाते हैं। तो मार्केट के इकोनॉमी का एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री का कहना है कि हमें बाजार में दुकानदार का भी ध्यान रखना है और जो उसके खरीदार है उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसको भी मार दें, क्योंकि टैक्स तो अल्टीमेट बाजार में वस्तु बिकेगी तब तो सरकार को आएगी, अगर नहीं बिकेगी तो दुकानदार तो मर जाएगा, फिर अगले मंगाएगा नहीं नेक्स्ट स्टॉक, तो सरकार को फिर टैक्स आएगा नहीं। इसीलिए अर्थशास्त्र को बांध के रखने के लिए बाजार और पब्लिक दोनों का ध्यान रखनी, क्रेता का भी और विक्रेता का भी, सेलर एंड बायर दोनों को बांध के जो रखता है वही मार्केटियर होता है। लेकिन अपने यहाँ थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि एक बाजार, अब
मध्य प्रदेश का किसान टमाटर को रोड पे छोड़ के चला जाता है, महाराष्ट्र का किसान प्याज को रोड पे छोड़ के चला जाता है क्या, और बिहार में प्याज 40 रुपये किलो है, टमाटर 25 रुपये किलो है। ठीक है, अभी सस्ते हो रहे हैं। एक समय था कि टमाटर 80 रुपये किलो हो गए थे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। अभी सीजन है, अपने यहाँ भी टमाटर की आवाजाही हो गई, अपनी लोकल टमाटर फड़ने लगे, तो बाजार अपना लोकल प्याज फरवरी में आ जाएगा, 15-20 फरवरी से, तो बाहर के प्याज की मूल्य अपने गिर जाएगी। तो इसीलिए बाजार कीमत जैसे ही घटता है तो पूर्ति इसलिए घटा दिया था, कीमत घटा हुआ और मार्केट में वस्तु देंगे तो वस्तु खरीदे, बिकेगा नहीं, वस्तु तो खराब होगा ना। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बहुत कम गई तो वस्तु की डिमांड को क्या कर देना है, जो पूर्ति जो करते हैं सप्लाई चेन को रोकना है, सप्लाई चेन को कम कर देना है, स्टॉक में रखना है, बफर स्टॉक में चीजों को रखने हैं, क्योंकि सबका ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए सरकार 2 रुपये किलो अगर चावल दुकान से ही मिलने लगे तो पीडीएस की दुकान पर कौन जाएगा लेने के लिए? पुष्पा जाएगा कोई क्या? जाइएगा? नहीं जाइएगा। पहले कौन जाएगा वो सूरा मक्खन लेने के लिए? कितना फ्रेश तो 2 रुपये दे ही रहा है। तो इसीलिए बफर स्टॉक होता है। तो अपने यहाँ पंजाब में, एमपी में बफर स्टॉक बना है। जैसे अब यूपीएससी की जब मेंस की तैयारी करेंगे ना तो उसमें मार्केट चेन पढ़ना है, एपीएमएफसी पढ़ना है, कई चीज ऐसे है जिसको आपको पढ़ना है। जब तक भारत में अगर प्याज और हल्दी होता है महाराष्ट्र में ज्यादा, नारंगी होता है महाराष्ट्र में ज्यादा, तो उसके बिहार में कम होता है तो उसके मार्केट से जोड़ देनी है। और जब उस मार्केट को आप जोड़ देंगे ना, तब जो है वहां का प्याज अगर 2 रुपये केजी 50 पैसे केजी कोई नहीं ले रहा है और मार्केट इंटरकनेक्ट रहेगा तो यहाँ के बफर स्टॉक में चला जाएगा। यहाँ जो 50 रुपये 40 रुपये प्याज है वो हमको 10 से 20 रुपये केजी मिल जाएगा, तब भी हमारा 20 रुपया बचेगा। तो वहां के भी लोगों का रक्षा हो जाएगा किसान का, और यहाँ को हमको भी सस्ता मिल जाएगा। तो ये व्यवस्था अपने यहाँ अभी नहीं है। जैसे जीएसटी वगैरह ये सब आ गया तो एक टैक्स व्यवस्था हो गया, तो अब तो ये सब वो झंझट खत्म हो गया, ट्रांसपोर्ट में कहीं दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इंटरकनेक्ट नहीं हुआ, इंटरकनेक्ट होके उस मार्केट में उस तरह से आवाजाही नहीं हुई। जब ये हो जाएगा, सरकार ने इसके लिए नियम बनाया है, इसके लिए सरकार तत्परता से काम भी कर रही है ना। जब ये हो जाएगा तब क्या होगा कि दोनों जगह के किसान को लाभ। अब ये नहीं है कि ज्वेलरी में देखिए, अब दिल्ली में अगर तनिष्क का सोना का रेट है 45,000 रुपया में 10 ग्राम, तो पटना में भी 45,000 रुपया में 10 ही ग्राम मिलेगा 22 कैरेट का। कि मैं गलत बोल रहा हूं? वो तो सेम होगा। लेकिन दिल्ली में प्याज 80-60 रहेगा तो पटना में प्याज 40-45 हो सकता हो, या नहीं तो उससे भी ज्यादा कीमत हो। तो क्योंकि इसकी मार्केट इंटरकनेक्ट नहीं है, ये लोकल उत्पाद से लोकल से इफेक्टिव होता है। इसीलिए इन चीजों को लेकर के बाजार में काफी ज्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, कीमत जैसे मान लीजिए प्याज का कीमत जो है वो घट रहा है, तो क्या होता है? प्याज आप ज्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं? प्याज कम लेते हैं। तो सप्लाई चेन, तो प्याज कम लेते हैं, जो व्यक्ति स्टॉक में प्याज उसका कम बिकेगा तो वो अपना स्टॉक बढ़ाएगा कि घटाएगा? स्टॉक को घटाएगा, कम करेगा, क्योंकि बिकती कम है तो स्टॉक में जगह कम है, तो स्टॉक को क्या करेगा? वो घटा देगा। तो यही ये बाजार का नियम है। ये एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन जब प्राइस को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर इस पर मंथन होती है तो हम देखते हैं कि कई राज्यों के किसान टमाटर को सड़क पे छोड़ के जाते हैं, प्याज को सड़क पे छोड़ के जाते हैं। वही थोड़ा ऑफ सीजन आता है, उसको रखने की या बफर स्टॉक स्टेट वाइज जहां ज्यादा होता है वहां से जहां कम होता है और जहां डिमांड ज्यादा है वहां के बफर स्टॉक में लाके रख देते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो क्या हो जाएगा? यहां जो मुनाफाखोरी करता है वो भी नहीं कर पाएगा, और जैसे ही कीमत बढ़ेगा बफर स्टॉक से प्याज को खुला छोड़ देगा, थोड़ा ज्यादा निकाल देगा, तो बाजार में कीमत घट जाएगी। क्या? जैसे आप देखिए अभी हाँ बिल्कुल, अभी एक उदाहरण और लीजिए। अभी
अरे थोड़ा सा माथा लगाइए ना भाई, आप लोग केवल उसको देखते हैं कि घट रहा है बढ़ रहा है, वस्तु को पकड़िए गौर से कि आप बाजार में जब किसी चीज को खरीद, सप्लाई चेन को आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब सप्लाई चेन मतलब समझते हैं कि नहीं? कभी किए नहीं, कभी कौन, जैसे कोई वस्तु, जैसे दूध की कीमत देहात में जाइएगा तो लगन के टाइम में बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? आप डिमांड बढ़ जाता है, सबको दूध चाहिए 500 केजी रसगुल्ले बनाने के लिए, उसके यहाँ गेस्ट आएंगे 100-200, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, दही जमाने के लिए, रायता बनाने के लिए, दही बाड़ा बनाने के लिए, चाहिए कि नहीं? और एक दिन में तो गाय की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है, भैंस की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो उसका कीमत वो लोग बढ़ा देता है, कीमत भी बढ़ा देता है, क्वालिटी भी घटा देती है, दोनों चीज करता है। तो उस समय अगर जनता ये कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले कि नहीं, दूध का उत्पाद, दूध तो लिमिट है कि इतना ही केजी होगा, ये बढ़ने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लगन के टाइम में हर एक गांव में 8-10-5 शादी रहता है, हर लगन में 1-2 शादी होती ही होती है, तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड अगर बढ़ेगा और वस्तु पहले से नहीं है सप्लाई में उतना, तो क्या करना है, हमको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि दूध के उत्पाद के जगह अन्य मिठाई को हम बढ़ा दें, तो अब क्या होगा, मेरा खर्च कम हो जाएगा। तो इसीलिए, नहीं तो फिर अगर बफर स्टॉक है, सुधा के पास है, राज के पास है, मदर डेयरी के पास है, अमूल के पास है, तो हम उसको संपर्क करते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको सुधा का, अमूल का, मदर डेयरी का दूध आपको केवल एक फोन कर देने से इत्मीनान से आपके यहाँ पहुंच जाता है। तो इसीलिए अब दूध को लेकर के, जो प्राइस को लेकर के जो पहले जो दिक्कत होती थी वो अब नहीं हो रही, जो ग्रामीण प्राइस है उस पर आपको गांव तक पहुंचा दिया जाएगा, केवल थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका बढ़ेगा। ऐसा है कि नहीं? हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो आपूर्ति है, जो चेन है, जो सप्लाई है, उसको देखना होता है कि वस्तु कौन सा है, क्या उसका डिमांड बढ़ रहा है। हमारे पास देखिए, अगर जैसे एमएसपी पे सरकार, जो एमएसपी को लेकर के अभी इतना किसान कह रहा था कि एमएसपी की सरकार मुझे गारंटी दे, किसान कहा कि सब राज्य तो एमएसपी पे अनाज खरीद ही रहा है, जितना भी आपका पैक्स है, पैक्स के माध्यम से आपका गेहूं, धान ये खरीदा ही जाता है, दलहन, तेलहन सब अब खरीदने की व्यवस्था धीरे धीरे, कई गन्ने, ये सब की जो है एमएसपी घोषित कर दी जाती है, साथ ही साथ उस पर कुछ बोनस भी दिया जाता है। और दलहन और तेलहन पर तो ज्यादा बोनस सरकार देने की बात कही है कि उसके उत्पादन के लिए कृषक को बेहतर बीज चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड में स्पेशली उसके लिए तत्काल फाइनेंस करने की व्यवस्था की गई है, इसीलिए कि उसका जो है डिमांड जितना है उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए उसका डिमांड सदैव बना रहता है। उसका स्टॉक करने में जो बड़े बड़े व्यापारी है वो लगा हुआ रहता है, स्टॉक कर लेता है, और जैसे ऑफ सीजन आता है सरसों का, तो प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, प्राइस को बढ़ा दी जाती है। अब प्राइस को बढ़ा देगी तो स्वाभाविक है उसका असर पड़ जाएगा बाजार पर, लोगों पर। अभी सर बिल्कुल, तो स्टॉक कब सरकार मेंटेन, जैसे आप गेहूं और चावल ज्यादा उगाती है, मकई ज्यादा उगाती है, इसका स्टॉक तो सरकार के पास है, सरकार आपको 2 रुपये, लेकिन तेल सरकार आपको 2 रुपये में लीटर नहीं बांटेगा, 50, अभी जैसे हम लोग 200 रुपये से अधिक सरसों तेल खरीद रहे ना पर लीटर, तो पुष्पा कहां दे रही है सरकार 100 रुपये लीटर, बताइए हमको क्यों नहीं दे रही है, ये बताइए। इसका उत्पादन नहीं है जिस हिसाब से मेरा खपत या डिमांड है, अगर इसका उत्पादन होगा तब ना सरकार, इसलिए सरकार कहती इसकी उत्पादन को बढ़ाया जाए, हम किसान को फाइनेंस करेंगे। जैसे चीनी आपको खुले बाजार में, पहले चीनी भी पीडीएस की दुकान से मिलता था, हम लोग खरीदते थे गांव में। आप अपने घर में किसी बड़े सदस्य से पूछिएगा जो गांव का है, धर्मेंद्र, पहले चीनी, मिट्टी का तेल ये मिलता था, हाँ अब तो सब जगह बिजली हो गई, तब इसलिए खत्म, मेरे गांव में खत्म हो गया है 5-7 साल पहले। तेल तो नहीं मिलता है, ये तुमको गलत, तेल तो कोई तेल नहीं, कड़वा का तेल तो नहीं मिलता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलता है। लॉकडाउन में तो वो तो एक कुछ दिन दिया था, 2-4-5-10 महीने दिया था, 1 केजी करके, या तो मसूर का दाल या चने, खरे चने दिए थे।
लेकिन उसमें भी तेल नहीं दिया था, दाल दिया था, क्या जी, तेल नहीं दिया है। तो इसीलिए क्योंकि उसका सरप्लस है नहीं, वो देने लगेगी सरकार, तो सरकार का खुद का पूंजी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसकी सरकार चाहती है कि उसकी मार्केट में उत्पादन अधिक हो, किसान ज्यादा से ज्यादा होगा, अपने खर्चा के लिए रखे और फिर बफर स्टॉक में दे दे। इसीलिए इंटरकनेक्ट मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी हुई नहीं है, इस पर काम हो रही है, कई राज्य सरकार इसके लिए तत्परता से काम कर रहा है। लेकिन जो बिचौलिया है, जो व्यापारी है, वो राजनीतिक पार्टी को चंदा देके इसको करने से रोक रहा है। जैसे सरकार चाहता है कि खुले मार्केट में चावल दाल रहे, लोग रखे, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, सरकार एमएसपी भी नहीं देगी, अपना तुम बेचो जहां बेचना है, हम क्यों तुमको एमएसपी दें, हम क्यों मरे इस झंझट में। लेकिन वोट बैंक वाली राजनीति है, इसलिए सरकार को यह करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक लिख लिए ना। अच्छा, अब इसमें लोचदार लिखे थे, अब जो पूर्ति है उसमें विक्रेता का प्रतिक्रिया देखिए। पूर्ति में विक्रेता का क्या प्रतिक्रिया होती है पूर्ति, ठीक है, विक्रेता का प्रतिक्रिया, विक्रेता जो सेलर है, जो बायर ने, विक्रेता प्रतिक्रिया। ये स्थिर है, ठीक है, पूर्ति अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है जब कीमत बदलती या बदलती बदलती या परिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है। हाँ धर्मेंद्र लिख रहे हो, पूर्ति अप्रभावित रहती है जब कीमत बदलती या परिवर्तित होती है। वस्तु के हिसाब से इस चीजों को, जैसे तेल का कीमत घटा है, लेकिन आज भी मार्केट में उसकी सप्लाई वैसे ही है, क्यों है उसका सप्लाई बना हुआ, बता नहीं रहे हो। नीड है, यस। जैसे दवा की दाम बढ़ी, कोरोना काल में लोग दवा का स्टॉक करने लगा, तो आप देखती होंगी कि विटामिन सी और जिंक की गोली, पैरासिटामोल वगैरह का क्या होने लगा, हाँ एजिथ्रोमाइसिन, ये सब डिमांड में, ऐसा मिलता ही नहीं था। किसी को पूछो तो जिंक के टैबलेट नहीं, किसी को पूछो तो विटामिन सी विद जिंक नहीं है मेरे पास, बी कॉम्प्लेक्स नहीं है मेरे पास। यानी इस तरह के जितने भी रिलेटेड दवा जो बनाते थे, तो जिसको पता चल गया कि इसका डिमांड है, ये इसमें खाना जरूरी रहता है, वो इसका बफर स्टॉक बढ़ा दिया और चोरी करने लगा। हमारे कॉलोनी में ही 2 दुकानदार पकड़ा गए, जेल में अभी एक का बेल हुआ, एक का तो बेल भी नहीं हुआ है। एक तो थानेदार ही खरीदने गया, तो उसी को बोला कि है तो सिविल में गया था, लेकिन ज्यादा मूल्य पर देंगे, है ना, 30 रुपये 20 रुपये पत्ते जो है वो 150 रुपये पत्ते देंगे, लेकिन लोग जान के आगू सब भारी क्या, तो यहाँ पर वो लागू नहीं होता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर जान की बात है ना, यहाँ कैसे समान रहेगी। जैसे सोना, सुने पुष्पा, अगर सोना की कीमत बढ़ जाएगी तो मध्यवर्गीय लोग क्या करेगा, सोना
के जगह चांदी का उपयोग करेगा, सोना थोड़ा सा शुद्धता के लिए एक आना ले लेगा, क्या वही करेगा ना? लेकिन दवा के लिए क्या करेगा? वो कर्ज उठाएगा, नहीं तुरंत कर्ज उठाएगा लोगों से। हाँ बिल्कुल, तुरंत आप भी देने के लिए तैयार होंगे कि इसकी जान बचेगा तो कमा के दे देगा, इसे मुझे तुरंत 10,000 रुपया देनी है क्या? तो यहां जो मैंने लिखा, पूर्ति अप्रभावित रहती है जब कीमत बदलती या परिवर्तित रहती है, तो ये सामान्य नियम है। लेकिन जब विशेष काल आ जाता है तो वहां पर, इसीलिए सरकार ने और कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोरोना का इलाज मुफ्त होगी, इसके टीके भी मुफ्त लगेंगे। ये अपने देश में कोर्ट का आदेश है, नहीं तो क्या हो जाता, ये टीका के पहुंच हम लोग बाहर हो जाते, बहुत सारे कि 80% लोग टीका लेता ही नहीं। पुष्पा, अगर दोनों, आवाज कैसे कट रहा है, अगर दोनों डोज की कीमत हम लोग से ली जाती तो कई लोग दोनों डोज लेता ही नहीं, कि लेता। तब जब फ्री मिल रहा तब जो लोग अलबल बोल दिया तो नहीं ले रहा था। तो इसीलिए कभी कभी सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ता है बाजार में उतर करके, क्योंकि अपने संविधान में ये है लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन नीति निर्देशक तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ी होंगी, क्या पढ़े हैं ना? हाँ, जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है संविधान में वो यही है ना। अनाज, देखिए अनाज के साथ कहिएगा कि सर मटन 1 किलो देता सरकार तो अच्छी होती, 1 किलो चिकन देता तो अच्छी होती, लेकिन वो नहीं संभव है। सरकार की भी वैसा फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं है ना। सरकार को बहुत सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो नहीं है, इसलिए जो है वहीं तक करती है सरकार। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर कोई बीमार हॉस्पिटलाइज हो जाती है और फ्री उसका इलाज है तो गवर्नमेंट को करना होती है, क्योंकि वो विशेष परिस्थिति की बात है, उसके लिए नियम बने हैं अपने यहाँ। जो सरकारी अस्पताल में हम लोग दिखाने जाते हैं तो हम लोग को फी देना पड़ता है क्या? उसी डॉक्टर से प्राइवेट में दिखाने जाइए तो 500 या 1000 रुपया लगते हैं कि नहीं? इसीलिए बाजार के होने के बावजूद भी एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार को सब निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति इफेक्टिव वस्तु जिससे आम जन प्रभावित होता हो, वो अर्थशास्त्री के नियम अपने जगह है, लेकिन समाज को चलाने के लिए सरकार को इसके कीमत को स्थिर रहनी होगी और नहीं तो सरकार को ये मुहैया कराना होगा, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति का है, ये फंडामेंटल राइट्स है। क्या? बस इसको लिख लीजिए, पूर्ति अप्रभावित रहती है जब कीमत बदलती या परिवर्तित रहती है। हो गया यहां तक कंप्लीट? वो था पूर्ति का। अब है कि मांग का जो लोचदार चीज होता है, जैसे मांग बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है तो कीमत क्या होगा? कीमत बढ़ेगा। परिस्थिति और वस्तु दोनों बदलता है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी उम्र जो है वो हम बढ़ रहे हैं, नहीं, हम प्रतिदिन घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं ये बताइए? क्योंकि अपने यहाँ, हाँ, पुरुष और महिला का उम्र फिक्स है सरकार के द्वारा। हाँ जा रहा, आवाज जा रहा। पुरुष और महिला की जो उम्र है 63 और 65 वर्ष महिला का, 63 पुरुष का एवरेज माना गया है। अब एक दिन बीत गया तो 63 वर्ष में से या 65 वर्ष में से एवरेज जो हम लोग का उम्र है उसमें से घट गए कि हम बढ़ गए? घट गए। तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा माइक्रो रखिए कि अर्थशास्त्र में जो नियम है, जो व्यवस्था है, सरकार जैसे मंच से बोलती है कि सबको रोजगार देगी, क्या ये कभी संभव है? इसको लेकर के सरकार से लड़ना, रैली करना भी गलत है, क्योंकि उसके पास इतना रोजगार ही नहीं है कि सबको रोजगार देगा। रोजगार के लिए लोगों को तैयार करना होगा, वो व्यवस्था बनाना होगा, तब जाके कुछ लोगों को रोजगार मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी है, इकोनॉमिक्स में जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो दोनों में कंट्राडिक्टरी बहुत रहता है।
थ्योरी को जैसे ही आप लोकल स्तर पर जाकर, सर तो ये बोल रहे थे यहाँ तो ये वस्तु ऐसे ही फेंका हुआ है, सरा गला हुआ, तो बोल रहे थे सर प्याज 80 रुपये, यहाँ तो प्याज सड़क पर लोग फेंक के चला गया, ये कौन सा थ्योरी है? तो थ्योरी जो इकोनॉमिक्स में जितने थ्योरी है वो भारत के कोई अर्थशास्त्री ने पुष्पा नहीं दी है, वो यूरोप के अर्थशास्त्री ने दे रखा है, अमेरिका के अर्थशास्त्री ने दे रखा है, ठीक है। तो जो यूरोप और अमेरिका है वो बाजार इंटरकनेक्ट है, वो बाजार डेवलप्ड है, वहां कोई वस्तु वेस्ट नहीं जाती है ना। अगर वो वस्तु ज्यादा उत्पादन हो, उसकी खपत कम है, तो उसका बाय प्रोडक्ट बना के वो दुनिया के बाजार में बेच लेगा तुरंत, वो लोग व्यापारी वर्ग है। अपने यहाँ ये संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए अपने यहाँ के किसान, अपने यहाँ की सरकार दोनों हाय तौबा करते रहता है। किसान भी कम पढ़े लिखे और सरकार जो में जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखते हैं, उसको ब्यूरोक्रेट, आप ही कल आईएएस बनिएगा, उसको चढ़ा दीजिएगा अपने मुनाफा के लिए। तो मांग जैसे बढ़ता है तो कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और मांग जैसे घटती है तो कीमत भी क्या हो जाती है? घट जाती है। यस, जैसे कभी कभी क्या होती है, पूर्ति बढ़ जाती है। अगर बाजार में पूर्ति, सामान बढ़ जाएगा तो कीमत क्या होगा? बाजार में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो कीमत क्या होगा? गिरेगा। देखो पकड़ने लगे अब तुम लोग आंसर को, यही होता है। थोड़ा सा चीजों को बारीकी से, खैर हमको बोलना भी बहुत पड़ा है, लेकिन तुम लोग अब पकड़ने लगे, खुशी की बात है। कभी क्या होता है कि पूर्ति कम हो गया, तब कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगा। ऐसे ही यही पीटी में इतना पर ही प्रश्न तुम्हारा बन जाएगा कि वस्तु को भी देखना है कि वस्तु कैसा है, हर वक्त बढ़ने वाला है। अगर सोना कभी घटता भी है तो 2, 4, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये घटते हो, कभी 5,000 नहीं घटते, ये ध्यान रखना कि घटता है 5,000 नहीं घटता है, वो बारीकी से मैं भी देखता हूँ। 5,000 जिस दिन घट जाएगा उस दिन तो मार्केट चौक हो जाएगा, सारा सोने लो जो है खरीद लेगा, ठीक है ना। वही 100-200 के पास ही ज्यादा से ज्यादा रहता है। वो दुकानदार से जो देता है ना, वो मेकिंग चार्ज, दिस इज नॉट द प्राइस ऑफ द गोल्ड। वो जो 20%, 25% या 30% जो मैक लेबर चार्ज है, उसको मिला करके होता है। जो खरे गोल्ड होते हैं कैरेट के हिसाब से, जो सोने के सिक्के या बैंक से या किसी जगह से लेते हैं, उस पर उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस बहुत बढ़ता और घटता बहुत कम है। हाँ, ज्वेलरी में खास करके, हाँ, क्योंकि कीमत अप्रभावित रहती है जब पूर्ति बदलती या परिवर्तित हो जाती है ना। पूर्ति को देखना पड़ता है कि मार्केट में, बार बार कहा कि सीजन में देखिए कि जब गोभी इनिशिएट होता है, आता है, तो क्या रहता है? किलो के हिसाब से नहीं बिकता है, किसके हिसाब से बिकता है? गोटा के हिसाब से। एक छोटा सा जिसमें 3-4 फूल रहेगा वो कहेगा 30 रुपया में देंगे, 40 में देंगे। और अभी आप जाइए 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो ले लीजिए, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा फूल मिलेगा नहीं। तो खाना भी चाहिए सीजन का। अन सीजन सब्जी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो बाजार में उसके चेन, मान लीजिए कि जैसे ही कीमत अधिक, इसका मतलब क्या है? ये बाहर से इसका सप्लाई चेन यहाँ नहीं प्रोडक्ट हुआ है। तो इसीलिए क्रेता को हर वक्त स्थिरता से सोचना चाहिए। मार्केट को प्रभावित क्रेता ही करता है, बिजनेसमैन नहीं करता है। अगर क्रेता समझदार जिस दिन हो जाएगा, बायर, कि क्या वस्तु मेरे लिए लाभकारी है और क्या अलाभकारी है, तो मार्केट में जो आज बिजनेस वाले पॉलिसी चलते रहते हैं उसके पॉलिसी फीका पड़ जाएंगे। हाँ, जब तक हम आप चीजों को समझ नहीं रही हैं, चीजों को परख नहीं रहे हैं, तब तक दिक्कत है। जैसे प्याज बहुत ज्यादा शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, कच्चा प्याज लाभकारी है भी, लेकिन जब तल भूज के ज्यादा खाते हैं तो लाभकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग तल भूज के खाते ही ज्यादा है नहीं, और इसीलिए कीमत भी ज्यादा चुकाते हैं, गैस भी ज्यादा जलाते हैं, तेल मसाला भी ज्यादा उसमें लगाते हैं। एक साधु समाज नहीं खाता है, तो कोरोना में देखिए कुछ साधु नहीं मरा, खाने वाले लोग सब मरे हैं, रईस सब मरे हैं जो तल भूज के ज्यादा खाते हैं। लेबर क्लास थोड़ा सा प्याज दिया तो दिया, नहीं तो कच्चे वो रोटी के साथ खा लिया, वो बच गया। तो ये चीज ही बारीकी से समझनी होगी हम लोगों को। क्रेता, यहाँ जो क्रेता की मैंने चर्चा किया, क्रेता अगर सही से चीजों को परखेगा तो जो पूर्ति और मांग, बाजार में जो चीज सप्लाई हो रहा है, हमारा डिमांड क्या है,
अगर इन दोनों के संबंध को हम पकड़ लेंगे तो मार्केट के जो गेम चेंजर है वो उसका पसीना छूट जाएगा और लगेगा कि नहीं, जनता तो परख लिया है कि क्या चीज उसके लिए सुटेबिलिटी है। एक आलू का चिप्स 20 रुपया में बिक जाता है, 30 रुपया में, और एक आलू खरीदिए तो 2 रुपये में मिल जाएगा, 1 रुपये में मिल जाएगा। आप पता कीजिए कि आलू के को पका के या चोखा बना के खाने से फायदा होगा कि चिप्स खाने से फायदा होगा। डॉक्टर बोलेगा आलू का चोखा खाने से फायदा हो, तो तला चीज है, तो आपको लीवर उसको डाइजेस्ट कम कर पाएगा, फैटी एसिड बढ़ेगा लीवर में। लेकिन हम लोग ये जानते हुए भी चिप्स 20 रुपया में खरीदते हैं, क्योंकि क्रेता का दिमाग अभी भी जो है मार्केट के चमक दमक पर है। इस चीज को मार्केटियर ने भांप लिया है। जब मार्केटियर किसी चीज को भांप लेता है तो फिर आपको समस्या होगा। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए सीमांत उपयोगिता। क्या दीजिएगा हेडिंग? सीमांत उपयोगिता। किसी चीज का जो एक सीमा होता है, एक लाइन अप होता है। लिखे पुष्पा? हाँ, लिखिए यह उपयोगिता अतिरिक्त संतुष्टि है। यह उपयोगिता अतिरिक्त संतुष्टि है जो एक उपभोक्ता एक वस्तु या सेवा की एक और या एक अधिक, एक से और या एक से अधिक इकाई उपभोग समझते हैं ना? उपभोग करके प्राप्त करता है। अर्थशास्त्रियों द्वारा सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का प्रयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु को अधिक खरीदेगा। किसी एक वस्तु को अधिक खरीदेगा। अब लिखिए संतुलन, हेडिंग चेंज कीजिए, लिखिए संतुलन, बैलेंस। देखिए जब पूर्ति और मांग, संतुलन में जब पूर्ति और मांग समान होती है
दूसरा एक दूसरे को काट रहे हो, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा हो, समान होती है, तो जब पूर्ति और मांग समान होती है तो अर्थव्यवस्था संतुलन में कही जाती है। यानी कि बैलेंस है मेरा इकोनॉमी, यानी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो पूर्ति है वो मिल जा रहा है, जिस कीमत पर जनता चाह रही है लगभग उसको वो चीज मिल। जैसे हम लोग मनीष सरसों का तेल वही 90, 95, 100, 110 तक खरीदना आसान था, यही था ना? लेकिन अभी 210, 220, 225 हो गए, तो कहीं ना कहीं ये डबल है। तो जनता, हर जनता को लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे जेब पर एक बोझ है, समान नहीं, ये संतुलन नहीं है। तो सरकार को इसके लिए रणनीति बनानी होगी। ठीक है, कि जब पूर्ति और मांग समान होती है तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? संतुलन में। तो अर्थव्यवस्था संतुलन में कही जाती है। ठीक है, फुल स्टॉप। इस समय पूर्तिकार सप्लायर, इस समय पूर्तिकार वह सभी वस्तुएं बेच रहे हैं जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने बनाई है। जो उन्होंने बनाई है और उपभोक्ता, और लिख रहे हो पुष्पा? और उपभोक्ता उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं जिसकी वे मांग कर रहे हैं। कर रहे हैं उसके बाद वो वस्तु बेचते हैं जो उन्होंने बनाई है, और उपभोक्ता उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं जिसकी वे मांग कर रहे हैं। जैसे हम लोग को जो डिमांड है, अगर वो सही दाम पे, उचित मूल्य पे मिल जा रहा है, तो हम लोग इसके लिए कहीं हो हंगामा, या विपक्ष पार्टी जो सरकार कोई बताता है कि सब कुछ महंगा है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि जनता देख रही है कि ये तो हमको मिल ही रहा है उचित मूल्य पे। लेकिन अगर आज बोला जाए कि तेल की कीमत अधिक है, पेट्रोल की कीमत अधिक है, तो ये वास्तविकता है कि गलत है? बिल्कुल है ना? तो इसीलिए संतुलन बनानी होगी सरकार को। सरकार उसमें क्लू क्या देता है कि हम फ्री में अनाज दिए, फ्री में टीका दिए, इसलिए पेट्रोल दिए। नहीं, पेट्रोल 1 लीटर पे आप 40, 50, 60 रुपये कमाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके, तो ये कहीं ना कहीं ये ज्यादती है ना? जनता इसके लिए कुछ कर भी नहीं रही है, ये भी बात है। हाँ, अब हेडिंग लिखो, राजस्व या आय। राजस्व या आय, पब्लिक आय। देखो, आय उस राशि की ओर संकेत करती है, आय उस राशि की ओर संकेत करती है जो एक फर्म या एक व्यक्ति, आय उस राशि की ओर संकेत करती है जो एक फर्म मतलब समझते हैं कि नहीं? फार्म कहते हैं, ये फार्म है, ये फलना फार्म है, ये अंबानी का फार्म है, ये उसका फार्म है ना? यस, जो एक फर्म या एक व्यक्ति बाजार में
एक वस्तु की बाजार में एक वस्तु की दी गई मात्रा बेचकर प्राप्त करता है। दी गई मात्रा बेचकर प्राप्त करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से बिक्री स्तर से प्रभावित होती है। यह प्रत्यक्ष रूप से बिक्री स्तर से प्रभावित होती है। यह प्रत्यक्ष रूप से बिक्री स्तर से प्रभावित रहती है। मतलब जैसे ही बिक्री बढ़ती है, आय भी बढ़ती है। मतलब जैसे ही बिक्री बढ़ती है, आय भी क्या होती है? बढ़ती है। अब कल जो है इससे रिलेटेड केवल ग्राफ वगैरह सब बनाएंगे। केवल कल ग्राफ और उसका जो है एकदम उसका जो सीक्वेंस वर्ड्स वगैरह है ये सब कल करेंगे। कल कंप्लीट बोर्ड पर ही डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास हो, कल हो परसों जब हो, जो समय आपको यहाँ से मैसेज जाएगा, कल भी इसी समय क्लास होगा, 4 बजे के आसपास ही, 3:30-4 बजे के आसपास ही। ठीक है मनीष, इसको पढ़िएगा, इसमें ज्यादा फंसना नहीं है, एकदम सिंपल है। सिंपल थॉट दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जानी है ना। एकदम सिंपल रखिएगा कि डिमांड सप्लाई क्या चीज है। आप बाजार में रोज जाते हैं तो देखते हैं कि क्या है। समोसा का कीमत बढ़ा है लेकिन समोसा का डिमांड नहीं घटा है। फचका का थोड़ा कीमत बढ़ा है लेकिन फचका का डिमांड नहीं घटा है। तो बहुत सारे ऐसे वस्तु है उसकी थोड़ी प्राइस बढ़ती भी है तो डिमांड उसका नहीं घटता है, डिमांड बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। ठीक है, इसीलिए हर एक वस्तु पर वो लागू नहीं होता है और हर एक चीज उसके लिए मान्य भी नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ जो है वो अलग अलग मार्केटिंग व्यवस्था है। गांव के बाजार हाट से लेकर के जो है वो ऑनलाइन बाजार तक है। यानी आप खाना से लेके हर एक सामान, सब्जी भाजी फल फूल सब ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। और आपके बागान में वो गाछ है उसे तोड़ के भी खा सकते हैं। क्या मनीष? ठीक है, आज यहीं तक। हाँ पीडीएफ भेज देंगे, सबका पीडीएफ कल भेज देंगे। ठीक सर। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं।